नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने आज लेकर आई हूँ विधायिका। और विधायिका का ये हमारा चतुर्थ वीडियो है जिसमें हमने आज पढ़ना है कि राज्यसभा की क्या विशेष शक्तियां हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा कि हमें संसद क्यों चाहिए, संसद की क्या आवश्यकता है और राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, हमें दो सदनों की क्या आवश्यकता है, संसद क्या कार्य करती है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्तियों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। इन सभी के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा करी। विद्यार्थियों आज हम राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से राज्यसभा अपनी एक विशेष महत्ता बनाती है पूरे देश के अंदर और उसकी शक्तियों को महत्वपूर्ण बनाया जाता है। तो विद्यार्थियों हम सब जानते ही हैं इस बात को कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य होता है राज्य के हितों यानी कि उसकी शक्तियों का संरक्षण करना। इसलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा या प्रत्येक विषय जो है इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि हम एक उदाहरण देखें तो हम इसमें देखते हैं कि यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी भी विषय पर उसको राष्ट्रीय हित का और संघीय सूची या संवर्धित सूची में हस्तांतरित करना चाहती है कि वह विषय जो है, कौन सा विषय, राज्य सूची का जो कोई विषय है उस विषय को राष्ट्रीय हित में घोषित करना चाहती है या संघीय सूची संवर्धित सूची में डालना चाहती है, तो उसके लिए उसे राज्यसभा की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। इस प्रावधान में राज्यसभा की शक्ति बढ़ जाती है, अपने आप ही बढ़ जाती है स्वाभाविक रूप से। लेकिन अनुभव के आधार पर का क्या मतलब है कि व्यवहारिक आधार पर देखें हम तो हमें क्या लगता है कि राज्यसभा के सदस्य हमेशा अपने राज्यों से अधिक अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो उनका राज्यों से कोई लेना देना नहीं होता है। व्यवहारिक धरातल पर कह रहे हैं, आते तो राज्यों से ही है कि राज्यों अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन होता क्या है कि वे अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के बजाय वे अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमेशा निर्णय किसके पक्ष में लेते हैं? हमेशा वो निर्णय बहुमत दल के नेता के प्रति ही लेते हैं। और बहुमत लोकसभा का बहुमत दल का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो अंततः होता क्या है, सारे निर्णय जो है केंद्र के पक्ष में ही होते हैं। अगर केंद्र यह चाहे, लोकसभा यह चाहती है कि संघीय सूची या संवर्धित सूची में राज्य सूची के किसी विषय को डाल दिया जाए और उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाए, तो व्यवहारिक धरातल में ऐसा किया जाता है। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है, यानी कि किताबें क्या कहती है, संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करेंगे? दलों का नहीं करेंगे बच्चों, किसका करेंगे? राज्यों का करेंगे। राज्य के हित में कार्य करेंगे, राज्यों के हितार्थ कार्य करेंगे, राज्यों की विकासार्थ कार्य करेंगे। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है ना, ये बताया गया है इसमें। लोकसभा की विशेष शक्तियां क्या है? ये हमने राज्यसभा की विशेष शक्तियां पढ़ी, अब लोकसभा की सुनो। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही करती है। मतलब लोकसभा के पास कुछ विशेष शक्तियां हैं जो सिर्फ लोकसभा ही कर सकती है। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत की जाते हैं। सबको पता है जो भी बजट पेश होता है वो कहाँ पेश होता है? लोकसभा में, ठीक है, लोअर हाउस में। वही उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। वही जो है मतलब लोकसभा ही जो है उसे संशोधित भी कर सकती है और अस्वीकृत भी कर सकती है। मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद के जो मेंबर हैं, मंत्री हैं, वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति बिल्कुल नहीं होते। अतः राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है। राज्यसभा जो होती है वो सरकार की आलोचना कर सकती है, उसे हटा नहीं सकती। आलोचना मतलब अविश्वास प्रस्ताव, जब हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा कि अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है ना, लेकिन राज्यसभा में नहीं लाया जाता। राज्यसभा सिर्फ आलोचना कर सकती है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण हो सकता है उसका, लेकिन उसे हटा नहीं सकती, अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। विद्यार्थियों क्या आप बता सकते हो क्या कि ऐसा क्यों होता है? राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं, इसलिए होता है। राज्यसभा को जनता नहीं चुनती है, लोकसभा को जनता चुनती है। अतः संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां नहीं दी हैं। संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास
संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती है। ठीक है, जनता के पास अंतिम शक्ति होती है। इस तर्क के अनुसार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने की शक्ति होती है। किसके पास होती है? जनता के पास होती है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने की शक्ति होती है और वित्त पर नियंत्रण रखने की शक्ति होती है। किसके पास होती है? लोकसभा के सदस्यों के पास होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि जनता के प्रतिनिधि ही उसमें होते हैं, जनता के द्वारा चुन करके आते हैं। तो जनता, एक तरह से देखा जाए तो सीधे जनता जो है उनको हटा रही है या नियंत्रण कर रही है, क्योंकि उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से हो रहा है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने और उपराष्ट्रपति को हटाने आदि के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान है। तो इससे पहले वाले वीडियो में जब हमने दो ब्लॉक्स के अंदर इनके दोनों के अंतर को पढ़ा, इनकी समानताओं को पढ़ा, वही बात इसमें बताई गई है। आगे हम क्या देखते हैं कि संसद कानून कैसे बनाती है। संसद का मुख्यतः कार्य क्या होता है? विधायी बनाना, विधेयक बनाना, है ना, विधि बनाना। विधि यानी कानून बनाना, विधेयक यानी बिल पास करना। तो बिल किसके से संबंधित? कानून से संबंधित, जो भी कोई भी विषय से संबंधित, किसी भी मुद्दे से संबंधित जो भी बिल होते हैं उनको पास करना। तो संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? कानूनों को बनाना। अब ये कानून बनता कैसे, इसकी प्रक्रिया कैसे, इसको हम जानेंगे। संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए कानूनों को बनाना है। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है, एक निश्चित प्रोसेस होता है, उसी के अनुसार ही कानून बनाया जाता है। कानून बनाने की विधियों में से कुछ का उल्लेख संविधान में किया गया है। संविधान में अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से बताया गया है कि किस प्रकार से कानूनों का निर्माण किया जाएगा। उसका प्रोसेस जो है, उसकी जो प्रक्रिया है वो संविधान में लिखित है। लेकिन कानून बनाने की कुछ विधियां कालक्रम में लगातार पालन किए जाने के कारण स्वीकार कर ली गई हैं। कालक्रम में मतलब समय अनुसार जिस प्रक्रिया को हम अपनाते आ रहे हैं शुरू से, वही प्रक्रिया जो है हमने एक्सेप्ट कर लिए कि इसी के आधार पर ही कानून का निर्माण होता है। व्यवहारिक धरातल पर हम देखें तो कानून बनाने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, मतलब कई अवस्थाएं, कई स्टेप्स, कई स्टेजेस से निकलना पड़ता है ना। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसे कई स्टेज से निकलना होता है, अवस्थाओं से निकलना होता है, तब जाकर के वो कानून बनता है। इन अवस्थाओं पर गौर करें और आपको साफ साफ पता लगेगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया या तकनीकी प्रक्रिया कितनी कठिन है ना। इसकी जो टेक्निक है वो कितनी डिफिकल्ट है। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। जो कानून प्रस्तावित होता है, मतलब उसको पेश करना जिसको कहते हैं ना, कानून पेश हो रहा है, तो जो पेश करना जो होता है, उसका जो प्रारूप होता है, जो उसका मॉडल होता है, उसको कहते हैं विधेयक। विधेयक को इंग्लिश में कहते हैं बिल, वो कहते हैं बिल। जब विधेयक जब पारित हो जाते हैं ना, तब उसे कहते हैं विधि यानी कानून, लॉ। विधेयक कई तरह के हो सकते हैं, है ना। विधेयक जो है, ये प्रक्रिया है, अभी हम पढ़ेंगे इसको। विधेयक कई तरह के हो सकते हैं। मंत्री के अतिरिक्त कोई मंत्री, देख लो आप, मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं। यानी कि मंत्री के अलावा जो भी कोई विधेयक पेश करता है ना, तो वो निजी सदस्य द्वारा, यानी प्राइवेट विधेयक हो गया। कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट का मेंबर जो है ना, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर जो विधेयक पेश करेगा तो वो हो जाएगा निजी विधेयक। मंत्री के द्वारा पेश किया गया जो विधेयक है वो सरकारी विधेयक हो जाएगा। इनको हम इस प्रकार देख सकते हैं। देखो, विधेयक के विभिन्न प्रकार, ध्यान से देखो आप लोग कि विधेयक के विभिन्न प्रकारों में आप ये देखो, सरकारी विधेयक हो गया एक, और एक हो गया निजी सदस्य के विधेयक के द्वारा पेश किया गया। सरकारी विधेयक कौन से होते हैं? देखो ध्यान समझना, मंत्रियों के द्वारा पेश किया गया। और निजी सदस्यों के विधेयक कौन से हो गए? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट के जो मेंबर है, इनको पेश करेंगे तो वो निजी सदस्यों का विधेयक हो गया, प्राइवेट विधेयक हो गया। और ये गवर्नमेंट का विधेयक हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद गैर वित्त विधेयक, जो वित्त से संबंध नहीं है। गैर वित्त विधेयक जो वित्त से संबंधित नहीं है, ठीक है। उसमें गैर वित्त विधेयक में कौन से आ गए? एक हो गया सामान्य विधेयक, जनरल बिल हो गया एक तो, है ना। और एक हो गया संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक कौन सा होता है? संविधान के किसी अनुच्छेद में यदि कोई संशोधन करना है तो वो विधेयक हो गया, बिल हो गया वो, ठीक है।
अब एक तो हो गया गैर वित्त विधेयक और ये दूसरा हो गया वित्त विधेयक। वित्त विधेयक इसमें बजट, वार्षिक बजट तय किए जाते हैं, है ना, धन विधेयक जिसे हम कहते हैं, वो वित्त विधेयक हो गया। समझ में आ गया बच्चों? विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः दो प्रकार के, सरकारी और निजी सदस्य। सरकारी गैर सरकारी बोल सकते हैं आप, सरकारी विधेयक, ये गैर सरकारी, ये निजी सदस्यों के विधेयक। फिर वित्त विधेयक, वित्त विधेयक और गैर वित्त विधेयक। कौन से? गैर वित्त विधेयक और वित्त विधेयक। गैर वित्त विधेयक में कौन से आ गए? सामान्य और संविधान से संबंधित विधेयक। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले ही इस बात पर काफी बहस होती है कि उस विधेयक की क्या जरूरत है। कहने अब देखो, मैं ऊपर चार्ट समझाऊंगी आपको, जो भी मैंने ऊपर गया है चार्ट, ये तो विधेयक के प्रकार है, इससे ऊपर जो विधेयक की प्रक्रिया है उसको मैं समझा रही हूँ। आप ये पहले इसको देखो, है ना, डिटेल में, फिर मैं चार्ट से समझाऊंगी। संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले ही इस बात पर काफी बहस हो जाती है, पहले से विचार विमर्श हो जाता है कि जो विधेयक पेश किया जा रहा है उसकी कोई आवश्यकता भी है कि नहीं है। कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी वायदों को पूरा करने या आगामी चुनावों को जीतने के इरादे से किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकता है। समझ में आई बात? क्लियर हुई? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो यदि वह सत्तारूढ़ है, सत्ता में है, तो वो क्या करेगी कि जो भी उसने चुनावों के समय वायदे किए हैं जनता से, तो उस जनता के वायदों को पूरा करने के लिए लेकर आएगी वो विधेयक, या अगले आम चुनावों में वापस सत्ता में आने के लिए वो उन विधेयकों को लेकर के आएगी। दोनों ही बातें हो सकती हैं। और ये कार्य करने के लिए सरकार पर दबाव डालेगी। सरकार पर किस पर? मंत्रियों पर दबाव डालेगी। बिना मंत्रियों की, जैसे मैंने आपसे पहले भी पिछले वीडियो में कहा, बिना मंत्रियों की रजामंदी के विधेयक पेश हो ही नहीं सकता है। ठीक है। अनेक हित समूह, हित समूह क्या होते हैं? हित समूह बच्चों, शायद मैंने आपको बताया कि हित समूह होते हैं प्रेशर ग्रुप, है ना, दबाव समूह। अब ये दबाव समूह अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे शिक्षक समूह हो गए, है ना, विद्यार्थी समूह हो गए, किसान समूह हो गए, श्रमिक समूह हो गए, है ना, श्रमिक मजदूर, है ना, मजदूर संगठन हो गए, उद्योगपतियों के संगठन हो गए। ठीक है। कुछ समाज के जातिगत संगठन भी होते हैं, वो भी हित समूह में आ जाते हैं। तो ये हित समूह का मतलब क्या होता है? अपने समूह विशेष के हितों से संबंधित कार्य करवाने वाले समूह, है ना। इनका राजनीति से कोई संबंध नहीं होता, ये सिर्फ अपने जो जिस भी वर्ग को लेकर के जो समूह बना हुआ है ना, उसके हितों से संबंधित हितों को पूरा करने के लिए ये कार्य करते हैं। राजनीति में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। राजनीति में ये ना तो खड़े होते हैं चुनावों के लिए, ना कुछ किसी प्रकार से, जैसे कि मैंने बताया, विद्यार्थियों का समूह, शिक्षक समूह, किसान संगठन हो गए, है ना, मजदूर संगठन हो गए, श्रमिक संगठन हो गए, ये अपने औद्योगिक संगठन हो गए, है ना। इतने विभिन्न प्रकार के आपने संगठनों के नाम सुने होंगे। सारे संगठन जो होते हैं वो हित समूह में ही आते हैं। इनको प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप भी कहते हैं, ना, दबाव समूह भी कहते हैं। ये दबाव डालते हैं किस पर? राजनेताओं पर दबाव डालते हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज पर दबाव डालते हैं कि हमारे हितों से संबंधित हितों को पूरा करने के लिए आपको विधेयक लेकर आए। ठीक है। तो अनेक हित समूह, मीडिया, नागरिक संगठन भी किसी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अतः कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं है, कानून बनाना एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक प्रक्रिया भी है। राइट? मतलब एक विधायी प्रक्रिया भी हो गई और एक पॉलिटिकल प्रक्रिया भी हो गई, है ना, प्रोसेस भी हो गया। तो दोनों चीजें आ गई इसमें, पॉलिटिकल भी आ गई और विधायी भी आ गई। विधेयक बनाने में अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है? कानून को लागू करने के लिए जरूरी संसाधनों का कहाँ से जुटाया जाए, मतलब जो कानून बनाया है उसके लिए संसाधन भी होने चाहिए, उससे संबंधित जो संसाधन है वो भी होने चाहिए। विधेयक का कितना समर्थन होगा और कितना विरोध होगा, इसका भी अंदाजा उस विधेयक को पेश करने से पहले होना चाहिए। ठीक है। प्रस्तावित कानून से सत्तारूढ़ दल की चुनावी संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब जो कानून सत्तारूढ़ दल ने पेश किया है या उसके द्वारा पेश किया जाना है, तो उसकी चुनावी, आगे आने वाले जो चुनावी संभावनाएं हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी सारा विचार विमर्श हो जाता है। ठीक है।
खास तौर पर आज के गठबंधन सरकार के युग में, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया 1989 के बाद से तो गठबंधन सरकारों का दौर ही चल रहा है, ठीक है। गठबंधन सरकारों के युग में सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गठबंधन के सभी घटक दलों का भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए। मतलब यदि गठबंधन सरकार है सत्ता में तो उस गठबंधन सरकार का भी पूरा समर्थन चाहिए उस विधेयक को पेश होने में, हर एक दल का समर्थन आवश्यक है। इन व्यवहारिक बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये व्यवहारिक बातें हैं, ये संवैधानिक बातें नहीं है, ये व्यवहारिक बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं। इन बातों का समर्थन, इन बातों का की हम उपेक्षा नहीं कर सकते, है ना। इनका समर्थन जरूरी होता है। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सभी बातों का पूरी तरह से विचार विमर्श कर लेता है। उसके बाद ही जाकर के विधेयक जो है प्रस्तावित होता है, यानी पेश होता है, उसका प्रस्तुतिकरण होता है, ठीक है। अब देखो, एक बार जब मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकार कर देता है तो जिस पर कानून आधारित होता है, तब विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य शुरू हो जाता है। तब लगता है कि हाँ, अब विधेयक बनने का कार्य शुरू हो गया। विधेयक जिस मंत्रालय से संबंध होता है, विधेयक जो है, जो बिल है, जिस मंत्रालय से, यानी जिस विभाग के मंत्रालय से संबंध होता है, वही मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है, उसका एजेंडा तैयार करता है, उसका खाका तैयार करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए लड़कियों की विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करनी है, उदाहरण लिया है ये, ठीक है। तो इसका प्रारूप विधि मंत्रालय करेगा। कौन करेगा? विधि मंत्रालय करेगा। इसमें महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भी भागीदारी हो सकती है। मतलब इसमें जो महिला मंत्रालय है या बाल कल्याण मंत्रालय है, ये भी अपना भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। वो भी अपनी सलाह मशवरा सब चीजें जो है उसमें परामर्श सब चीजें दे सकते हैं, ठीक है। संसद के किसी भी सदन लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है। कोई भी सदस्य क्या कर सकता है? इस विधेयक को पेश कर। जिस विषय का विधेयक हो, उस विषय से जुड़ा मंत्री ही अक्सर विधेयक पेश करता है। जिस विषय का विधेयक है, ठीक है, जैसे इसमें बताया कि लड़कियों की विवाह की उम्र यदि 18 से 21 वर्ष कर दी जाए तो ये कौन करेगा? विधि मंत्रालय करेगा। इसमें महिला और बाल कल्याण का भी भागीदारी हो सकती है। तो जिस विषय का विधेयक है, उस विषय से जुड़ा मंत्री ही अक्सर विधेयक को पेश करता है, मतलब प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है ना, विधेयक को पढ़ता है। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। आप इस चीज को अंडरलाइन कर लो कि कोई भी धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, वो कहाँ पेश होता है? लोकसभा में ही पेश होता है। 110% कहाँ पेश होगा? लोकसभा में। राज्यसभा में बिल्कुल भी नहीं होगा। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। लोकसभा में पारित हो गया, उसके बाद कहाँ भेजा जाएगा? राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा क्या करेगी? विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया जाता है। विधेयकों पर विचार विमर्श किसके द्वारा होता है? समितियों के द्वारा होता है। कौन सी समिति है? संसदीय समितियां होती हैं। समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। सभी समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहा जाता है। अब इसमें अंडरलाइन कर लो आप, लघु विधायिका किसे कहा जाता है? लघु विधायिका किसे कहा जाता है? संसदीय समितियों को लघु विधायिका कहा जाता है। यह कानून निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है और तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है, वोटिंग होती है। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। लोकसभा में पारित हो गया, ठीक है, उसके बाद किसके पास भेज दिया गया? राज्यसभा में भेज दिया गया। जैसे मैंने बताया, इसमें लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है, ठीक है, राज्यसभा में भेज दिया। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी वह इसी प्रक्रिया से गुजरता है। विभिन्न प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी विधेयक को लागू होने के लिए इसका दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। लोकसभा में पास होना जरूरी है तो राज्यसभा में पास होना जरूरी है। लेकिन यदि प्रस्तावित विधेयक पर दोनों सदनों के बीच में कोई मतभेद हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई, ठीक है, वाद विवाद हो गया, है ना, तो उसे संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है। पहले जब कभी भी ऐसे मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया तो निर्णय हमेशा ही लोकसभा के पक्ष में होता है।
है ना, किया गया। लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधित कर सकती है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। यदि राज्यसभा 14 दिन तक उस पर कोई निर्णय नहीं ले तो उसे राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है। विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। देखो इंपॉर्टेंट बात है ये, धन विधेयक जो होता है वो धन विधेयक राज्यसभा में भेज दिया, लोकसभा में पास हो गया, ठीक है। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा भेज दिया गया। राज्यसभा या तो स्वीकार करेगी, है ना, या तो राज्यसभा उसे स्वीकार करेगी या संशोधित करेगी, है ना। धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है कि उसे वो अस्वीकार कर दे, राइट। स्वीकार करेगी पहली बात में, तो नहीं करेगी तो संशोधित करेगी। अस्वीकार करने का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता। फिर 14 दिन के अंदर उसने कोई उत्तर नहीं दिया, निर्णय नहीं लिया, तो राज्यसभा के द्वारा उसे पारित मान लिया जाता है। ऑटोमेटिकली उसे क्या है, कहा जाएगा कि ये पारित हो चुका है। विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती। लोकसभा की मन की मर्जी है इसमें कि लोकसभा माने या नहीं माने, ठीक है, क्योंकि लोकसभा इसमें इसका जो स्थान है लोकसभा का धन विधेयक में सर्वोच्च होता है ना, श्रेष्ठ होता है। इसके बाद देखो अनुच्छेद 109, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, ये किस में कहा गया है, 109 में कहा गया, अनुच्छेद 109 में। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन गया, है ना, कानून बन जाता है और वो लागू हो जाता है। अब देखो कहाँ पहुंचे, क्या समझे। कानून बनाने की विधि के अध्ययन के बाद क्या आपको लगता है कि संसद विधेयकों पर विस्तृत चर्चा के लिए पर्याप्त समय दे सकती है? कानून बनाने की विधि के अध्ययन के बाद क्या आपको लगता है कि संसद विधेयकों पर विस्तृत चर्चा के लिए पर्याप्त समय दे सकती है? यदि नहीं तो इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या सुझाव देंगे? आप सुझाव बताओ कि क्या वास्तव में संसद की विधेयकों पर चर्चा होती है और क्या समय देती है वो? इन सभी के प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, सुझाव बताइए आप, ठीक है। अब देखो ये तो हमने विधि पढ़ी किस प्रकार से संसद में कानून बना और किस प्रकार से पेश किया गया और किस प्रकार सहमति हुई और राज्यसभा में पेश किया गया और सहमति मिली, ठीक है। ये हमने प्रकार पढ़े थे। अभी देखो हमने ये डायग्राम देखा था, हमने कहा था आप पहले वो समझ लीजिए फिर इसके बाद में डायग्राम समझाऊंगी। अभी देखो जनता की इच्छा, जैसे कि हमने कहा आपसे कि लोकसभा जो है यानी कि संसद जनता की इच्छा के अनुसार ही क्या करती है, विधेयक पेश करती है ना, विधेयक बनाती है और विधेयक पेश करती है। जैसे कि हमने बताया आपको कि आने वाले या तो जनता से जो चुनावों में वायदे किए उनके माध्यम के द्वारा, या फिर आने वाले चुनावों के लिए भी जनता से जो चाहती है कि वो वापस इसी पद पर वापस आ जाए, इसी सत्तारूढ़ दल के रूप में वह वापस स्थापित हो जाए पुनः, तो भी वह कानूनों का निर्माण करती है। फिर मैंने आपसे कहा कि हित समूह के द्वारा भी, उनके दबावों के द्वारा भी, वह जनता के दबाव के द्वारा भी वह विधेयकों का निर्माण करती है, ठीक है। कोई भी विधेयक, जैसे हमने बताया कि लड़कियों की विवाह की आयु 18 से 21 साल कर दी जाए, तो ये विधेयक पेश किया जाना है, ठीक है। अब इस विधेयक को पेश किया गया, तो आप ये देखिए विधेयक सबसे पहले ये आता है ना, विधेयक। ये विधेयक किया हुआ, तो ये देखो ये एरो बनाई गई है, आप बड़े ध्यान से देखिए इसको। विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे किसी एक सदन में पेश किया जाएगा, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वह राज्यसभा में, ठीक है। मतलब विधेयक जो पेश किया जाना है वो किसके द्वारा, किसकी इच्छा से होगा, जनता की इच्छा से होगा, राइट। और जो विधेयक जिस विभाग के मंत्री ने बनाया, मतलब किस से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है, उस विषय के विभाग से वह जो बनाया गया है वही मंत्री उसको पेश करेगा। सामान्य थे वही मंत्री जो है उसे विधेयक को पेश करता है। तो विधेयक पेश करने के बाद यह जो है स्पीकर जो होता है, अध्यक्ष जो होता है, वह लोकसभा का अध्यक्ष ही निश्चित करता है कि ये धन विधेयक है कि सामान्य विधेयक है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो दूसरा एरो बना है, विधेयक समिति के पास भेजा जाता है या उस पर सदन में चर्चा होती है। सदन, जिस भी सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में, जिसमें भी पेश किया गया है, चर्चा बराबर से होती है उसमें, है ना। फिर उसके बाद उससे संबंधित कोई समिति है, उस समिति में भी चर्चा हो सकती है और समिति रिपोर्ट देती है किसको,
सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। समिति में चर्चा हो गई, समिति रिपोर्ट भी देती है। रिपोर्ट में क्या करेगी, वो उसको जो सदन में जो विधेयक पेश किया गया है उसको स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। और अस्वीकार कर दिया तो वह वहीं खत्म, और स्वीकार कर लिया तो आगे सदन में विधेयक पर विस्तृत रूप से चर्चा होती है। विधेयक या तो पारित हो जाता है या रद्द हो जाता है ना। सामान्यतः क्या होता है, विधेयक या तो पारित होगा या रद्द हो जाएगा, दो ही बातें हो सकती है, ना या हाँ। फिर जब विधेयक पारित हो गया तो सदन में, दूसरे सदन में भेज देता है, रद्द हो गया तो वहीं खत्म, ठीक है। अगर वह पारित हो गया तो कहाँ चला जाएगा, दूसरे सदन में चला जाएगा। अब दूसरा सदन लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, लेकिन हमें देखना ये कि विधेयक सबसे पहले जो पेश हुआ है वो लोकसभा में हुआ है कि राज्यसभा में हुआ है, ठीक है। उसके बाद ही वो नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट जो भी दूसरा भी सदन होगा उसके पास चला जाएगा। दूसरा सदन या तो इसे मंजूरी दे देता है या अपने सुझाव देता है। दूसरा सदन जो है, जैसे राज्यसभा दूसरा सदन है, या तो वो मंजूर कर देगा या उसमें कोई सुझाव दे देगा। अगर किसी भी प्रकार का वाद विवाद हो जाता है, मतभेद हो जाता है उस विधेयक को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में, तो जरूरत पड़ने पर संसद संयुक्त बैठक बुला सकती है, लोकसभा और राज्यसभा की। और लोकसभा के मेंबर संयुक्त बैठक में ज्यादा होते हैं, राज्यसभा के कम होते हैं, तो सामान्यतः निर्णय जो है लोकसभा के पक्ष में ही जाता है। फिर जब वह निर्णय हो गया तो राष्ट्रपति विधेयक की मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है, और राष्ट्रपति जो है या तो पुनर्विचार के लिए लौटा देता है उसे, या फिर वो उसे साइन कर देता है। तो विधेयक क्या बन जाता है, कानून। सरल है ना, बिल्कुल आसान है, आसान लग रहा है ना, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। इसे बहुत सारी, इसमें जो बहस होती है, वाद विवाद होता है, एक एक विषय पर, एक एक बिंदु पर चर्चा होती है, पुनः चर्चा होती है, लोकसभा में चर्चा होती है, समितियों में चर्चा होती है। समितियां, उससे संबंधित समितियां एक भी बन सकती हैं, दो भी बन सकती हैं, बार बार चर्चाएं होती हैं, क्योंकि विधेयक को बन करके वो जनता के सामने पेश होना है। फिर उसके बाद जनता उसका समर्थन, हर चीज मैंने आपसे बात करी थी कि जनता के सामने वो पेश होने वाला है विधेयक कानून बन करके, तब वह जनता का क्या, उसके ऊपर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उन सब का भी वो अंदाजा लगाकर, सब चीजों का वह जानकारी प्राप्त करके ही विधेयक को पेश करती है। फिर उसके बाद विधेयक पेश होने के बाद ही सारी प्रक्रियाएं होती हैं। संसद में विधेयक पेश हो गया, एक सदन में पेश हो गया, फिर वो समिति में भी विचार विमर्श किया जाता है, एक एक बिंदु पर, एक एक लाइन पर, उसकी अशुद्धियों पर, सब पे चर्चा होती है। फिर उसके बाद जाकर के वह रिपोर्ट उस सदन, जिस सदन से वह समिति के अंतर्गत आया, उसको वापस जाता है। फिर वापस से चर्चा उस सदन के अंतर्गत होती है, फिर उसमें पास हो जाता है, तब वो नेक्स्ट दूसरे सदन में, दूसरे हाउस में जाएगा। फिर उसके बाद उसमें फिर कोई चर्चा होती है, और उसमें कहीं अगर किसी प्रकार का संदेह होता है या मत भिन्नता होती है या वाद विवाद होता है, तो समिति गठित की जाती है। उस समिति का नाम है संयुक्त समिति या संयुक्त बैठक होती है, लोकसभा राज्यसभा से मिलकर के। लोकसभा के मेंबर ज्यादा उसमें होते हैं और राज्यसभा के कम होते हैं, तो अधिकांशतः निर्णय लोकसभा के पक्ष में ही होता है। फिर वह राष्ट्रपति के, जब फिर उस पर निर्णय हो गया, विधेयक को मंजूरी मिल गई, तब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा, और राष्ट्रपति एक बार ही पुनर्विचार के लिए भेजेगा, बार बार नहीं भेज सकता वो। और उस सदन ने वापस उसको वैसे के वैसे अगर राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति को साइन करने पड़ते हैं। और वीटो पावर के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि वीटो पावर के अंतर्गत वो पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे ज्ञानी जेल सिंह ने किया था, है ना। तो इस प्रकार से विधेयक कानून का रूप में आ जाता है, और वो जनता के समक्ष जो है वो कार्य रूप में परिणित होने के लिए आ जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आपको यह कानून बनाने की प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया समझ में आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे और हम ये बात करेंगे आपसे कि संसद जो है कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। मतलब पार्लियामेंट जो है कार्यपालिका यानी मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को और मंत्रियों को किस प्रकार से नियंत्रित करती है, और नियंत्रित करती है जैसे प्रश्न पूछकर, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि हम आगे इसको हम कंप्लीट करेंगे क्रम वाइज, और उसमें किस प्रकार से बहस होती है, अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव कैसे कैसे लाया जाता है। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी कहीं अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। धन्यवाद।